जय हिंद। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का दिखाई देता है, उस सब के बारे में हमने इससे पिछले सेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे अबाउट द फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड के बारे में। विंड की वेलोसिटी और विंड की डायरेक्शन को अफेक्ट करने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, उन फोर्सेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। इतना हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो एयर है ये मोशन में कब आती है। एयर मोशन में तब आती है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कहीं पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है तो कहीं पे लो प्रेशर देखने को मिलता है। और ये जो एयर है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। और जब ये एयर मोशन में होती है तब इसको क्या बुलाया जाता है, तब इसको विंड बुलाया जाता है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब ये विंड अर्थ के सरफेस के ऊपर फ्लो करती है तो ये विंड फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस करती है। और ये जो फ्रिक्शन है ये विंड की स्पीड को अफेक्ट करता है। हमने कहीं ना कहीं ये भी पढ़ा हुआ है कि ये जो हमारी अर्थ है ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। और इस रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से जो विंड का मूवमेंट है वो अफेक्ट होता है। ये जो हमारी अर्थ है ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और इस रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होता है उस फोर्स को क्या बुलाया जाता है, उस फोर्स को कोरियोलिस फोर्स बुलाया जाता है। और ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये विंड के मूवमेंट को अफेक्ट करता है। मतलब अगर सिंपल तौर पे बात करें तो ये जो विंड का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है इसको तीन तरीके के फोर्सेस इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से तीन फोर्सेस इस विंड के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं? एक है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। एक कौन सा है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। और तीसरा है कोरियोलिस फोर्स। तीसरा कौन सा है? कोरियोलिस फोर्स। और इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर एक चीज पर लगी रहा है। तो ये जो विंड का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है इस विंड के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को तीन तरीके के फोर्सेस इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से तीन फोर्सेस इफेक्ट करते हैं? एक है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स और तीसरा है कोरियोलिस फोर्स। इन तीनों फोर्सेस के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? अगर बहुत सिंपल तौर पे बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ये जो कहीं पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है तो कहीं पे लो प्रेशर देखने को मिलता है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इन डिफरेंसेस की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उस फोर्स को ही क्या बुलाया जाता है? उस फोर्स को ही प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बुलाया जाता है। अगर और सिंपल तौर पे बात करें तो हाई प्रेशर में से लो प्रेशर को माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की। हमें यह भी समझ में आता है कि जो विंड का मूवमेंट होता है इस विंड के मूवमेंट के लिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज द प्राइमरी फोर्स। ये जो हाई प्रेशर, ये जो लो प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, इन्हीं की वजह से एयर में मोशन देखने को मिलता है, इन्हीं की वजह से विंड का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है इट इज द प्राइमरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंड मूवमेंट। अच्छा, हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि जितना इंटेंस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतनी स्ट्रॉन्ग विंड देखने को मिलेगी, और जितना वीक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतनी कमजोर विंड देखने को मिलेगी। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? अगर बहुत सिंपल तौर पे बात करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। इसको कैसे समझें? मान लेते हैं कि हम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं। ये जो स्पेस है इसके बीच में दूरी कितनी है? इस स्पेस के बीच में दूरी है 1 किलोमीटर की। कितनी है? 1 किलोमीटर की। और ये हम अर्थ के सरफेस को ऊपर से देख रहे हैं। मान लेते हैं कि इस लाइन के ऊपर ये आइसोबार है और ये जो आइसोबार है ये 1000 मिली बार का आइसोबार है। फिर अगर ऊपर जाते हैं तो लगभग यहां पे जो प्रेशर है वो कितना है? वो लगभग 990 मिली बार है। थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो देखने को मिलता है कि यहां पे जो प्रेशर है वो कितना है? वो 980 मिली बार है।
थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो आइसोबार है वो 970 मिली बार का है। थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है 960 मिली बार वाला आइसोबार, और सबसे ऊपर यहाँ पे 950 मिली बार जितना प्रेशर है। हमने इन्हीं लाइंस पे कोई दूसरा एरिया उसको कंसिडर किया, और यहां पे भी जो डिस्टेंस हमने लिया वो कितना लिया, 1 किलोमीटर का लिया। और यहां भी सिनेरियो क्या है कि ये जो आइसोबार है ये कितने का है, ये 1000 मिली बार का है। लेकिन जब हम ऊपर गए तो हमने देखा कि यहां पे जो आइसोबार देखने को मिल रहा है वो कितने का देखने को मिल रहा है, वो 990 मिली बार का देखने को मिल रहा है। और ये जो सबसे ऊपर वाला आइसोबार है ये कितने का है, ये 980 मिली बार का है। मतलब हमने डिस्टेंस सेम लिया, लेकिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो है वो दोनों जगहों पे अलग अलग है। यहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है वो ज्यादा इंटेंस है, और यहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है वो कम इंटेंस है। इससे आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि जहां पे स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होगा, जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इंटेंस होगा, वहां पे जो आइसोबार्स हैं वो एक दूसरे के पास देखने को मिलेंगे, वो क्लोजली प्लेस्ड होंगे। और जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कम देखने को मिलेगा, जहां पे प्रेशर ग्रेडियंट वीक होगा, वहां पे आइसोबार जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग देखने को मिलेंगे, अपार्ट देखने को मिलेंगे। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। दो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। एक तो जितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलेंगी, जितना कमजोर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतनी वीक विंड्स देखने को मिलेंगी। दूसरा, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। और इसमें हमें क्या समझ में आना चाहिए कि जितना स्ट्रॉन्ग रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होगा, जो कि हमने यहां पे देखा, इस फिगर 1 में देखा, जितना स्ट्रॉन्ग रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होगा उतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना क्लोजली प्लेस्ड होंगे आइसोबार्स, और जितना वीक प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना दूर दूर देखने को मिलेंगे आइसोबार्स। और यही आगे लिखा हुआ है, द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर। और जहां पे प्रेशर ग्रेडियंट वीक होता है वहां पे आइसोबार्स एक दूसरे से अलग अलग अपार्ट दिखाई देते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद बात की गई है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। और देखो फ्रिक्शनल फोर्स की कहानी क्या है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये विंड की स्पीड को अफेक्ट करता है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये विंड की स्पीड को अफेक्ट करता है। इस फ्रिक्शनल फोर्स को समझते हैं। देखो, मान लेते हैं कि अर्थ का सरफेस कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे माउंटेन है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन एरिया है, फिर यहाँ पे प्लेट्यू देखने को मिल रहा है, फिर एक लंबा चौड़ा प्लेन एरिया देखने को मिल रहा है, फिर हो सकता है कोस्टल एरिया शुरू हो गया, और फिर एक लंबी चौड़ी वाटर बॉडी या फिर कोई ओशन शुरू हो गया। ये कुछ कुछ हमारा अर्थ का सरफेस है। अब इमेजिन करो कि विंड जो है वो इस वाटर बॉडी के ऊपर से फ्लो कर रही है, वाटर बॉडी के ऊपर से फ्लो कर रही है, और वाटर बॉडी के ऊपर से फ्लो करने के बाद ये जो विंड है ये अर्थ के सरफेस के ऊपर आई और अर्थ के सरफेस के ऊपर से फ्लो कर रही है। अब सोचो, वाटर के ऊपर, ये जो वाटर बॉडी है इसके ऊपर जब विंड फ्लो कर रही होगी तो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कॉमन सेंस की बात है, एकदम कम लगेगा। वाटर है, वाटर के ऊपर क्या ही फ्रिक्शन लगेगा।
तो एकदम मिनिमल फ्रिक्शनल फोर्स देखने को मिलता है। लेकिन जब यही विंड अर्थ के सरफेस के ऊपर आएगी तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? बट ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर कंपैरेटिवली ज्यादा लगेगा। अर्थ का सरफेस एक तो प्लेन भी नहीं है, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं। अब यही विंड जब प्लेट्यू के पास में आएगी, जब माउंटेन के पास में आएगी, तो इसकी जो स्पीड है वो और ज्यादा अफेक्ट होगी या नहीं होगी? और ज्यादा अफेक्ट होगी। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये सबसे ज्यादा लगता है विंड के ऊपर, और वाटर बॉडी के ऊपर, सी सरफेस के ऊपर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये मिनिमल लगता है, ये ना के बराबर लगता है। इसमें एक और एलिमेंट है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये लगभग 1 से 3 किलोमीटर की हाइट तक ही लगता है। 1 से 3 किलोमीटर तक की हाइट तक ही ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये विंड के ऊपर लगता है। उसके बियॉन्ड 3 किलोमीटर से ऊपर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये लगता ही नहीं है, या ये कहें कि ऑलमोस्ट ना के बराबर लगता है। और ऐसा क्यों है? ये भी बड़ा सिंपल है समझना। ये जो हमारी अर्थ का सरफेस है इस पर जो एलिवेशंस देखने को मिलते हैं वो 1 से 3 किलोमीटर के बीच में ही खत्म हो जाते हैं। ज्यादा बड़े बड़े एलिवेशंस, कोई माउंट एवरेस्ट हर जगह पे देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। ऊंची ऊंची हिल्स जो हैं वो हर जगह पे देखने को नहीं मिलती हैं, वो कहीं कहीं पे देखने को मिलती हैं। इन जनरल अगर बात करें तो अर्थ के ऊपर जितने भी एलिवेशंस हैं, जितने भी छोटे मोटे हिल्स हैं, जितने भी छोटे मोटे प्लेट्यूज हैं, वो 1 से 3 किलोमीटर तक की हाइट में ही खत्म हो जाते हैं। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये 1 से 3 किलोमीटर तक के एलिवेशन तक ही लगता है, उसके बियॉन्ड नहीं लगता है। होपफुली ये जो डायग्राम है इस डायग्राम से आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। वही लिखा हुआ है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये विंड की स्पीड को अफेक्ट करता है, विंड की स्पीड को अफेक्ट करता है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये लगभग 1 से 3 किलोमीटर तक की हाइट तक, 1 से 3 किलोमीटर तक के एलिवेशन तक देखने को मिलता है। उसके बियॉन्ड ये फ्रिक्शनल फोर्स देखने को नहीं मिलता है। और सी के सरफेस के ऊपर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एकदम मिनिमल होता है, ये एकदम ना के बराबर होता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक तो हमने बात की प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है? ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इन डिफरेंसेस की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दूसरा हमने बात की फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये विंड की स्पीड को अफेक्ट करता है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये सबसे ज्यादा लगता है अर्थ के सरफेस पे, और लगभग 1 से 3 किलोमीटर तक की हाइट तक ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये देखने को मिलता है। इसके बियॉन्ड ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये देखने को नहीं मिलता है। और सी के सरफेस के ऊपर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये ना के बराबर देखने को मिलता है, मिनिमल देखने को मिलता है। फिर इसके बाद तीसरा फोर्स है कोरियोलिस फोर्स। तीसरा फोर्स कौन सा है? कोरियोलिस फोर्स। और ये जो कोरियोलिस फोर्स है इसकी कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये कोरियोलिस फोर्स लगता क्यों है? ये लगता है बिकॉज ये जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। इस रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से ये कोरियोलिस फोर्स लगता है। ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये भी विंड को डिफ्लेक्ट करता है, विंड की डायरेक्शन को चेंज करता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये विंड की स्पीड को चेंज नहीं करता है, विंड की स्पीड को अफेक्ट नहीं करता है। ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये विंड की डायरेक्शन को अफेक्ट करता है, ये विंड की डायरेक्शन को चेंज करता है। दूसरी चीज ये है कि कोरियोलिस फोर्स कोई एक्चुअल में फोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई विंड को पकड़ के खींच रहा है या विंड को पीछे से धक्का दे रहा है। ये बेसिकली एक तरीके से स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स क्यों है? क्योंकि इसका लगने का मैकेनिज्म ही ऐसा है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, उस रोटेशन की वजह से विंड के डायरेक्शन में जो चेंज देखने को मिल रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम कोरियोलिस फोर्स बोल देते हैं। तो ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये एक तरीके से स्यूडो फोर्स है। अच्छा, ये जो कोरियोलिस फोर्स है इसको समझें कैसे? देखो,
ये मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ये मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, और ये हमारी अर्थ का इक्वेटर है। ये क्या है? ये हमारी अर्थ का इक्वेटर है। अब देखो, ये जो अर्थ है ये इस तरफ रोटेट कर रही है, ये जो अर्थ है ये इस तरफ रोटेट कर रही है, हमें ये ऑलरेडी पता है। अब क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि आप मान लेते हैं यहां पे खड़े हुए हो, आप यहां पे खड़े हुए हो, और आपको बोला जाए कि ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे आपको कोई बॉल फेंकनी है या आपको कोई चीज फेंकनी है। ठीक है, आपने बोला मैं फेंक दूंगा। पोल से आप कोई चीज जो है वो इस ए पॉइंट पे फेंक रहे हो, लेकिन जितनी देर में ये जो बॉल आपने फेंकी ये बॉल ए पॉइंट तक पहुंचेगी, उतनी देर में ये जो ए पॉइंट है ये थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाएगा, बिकॉज अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। तो एक्चुअल में आपने जो बॉल है ये ए पॉइंट पर जब फेंकी थी तब तो एकदम सीधी डायरेक्शन आपको नजर आ रही थी, लेकिन जब अल्टीमेटली ये बॉल ए पॉइंट पे पहुंचेगी तो ये जो ए पॉइंट है ये पॉइंट ही थोड़ा सा आगे चले जाएगा बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। और आपको क्या दिखेगा कि आपकी जो बॉल है वो थोड़ा सा घूम के गई है। ये जो बॉल का घूमना आपको नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स का अफेक्ट। क्या बोलते हैं? इसी को कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बोलते हैं। बेहद सिंपल सी बातचीत है। या इसको दूसरे तरीके से इमेजिन करो। दूसरे तरीके से आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि कोई प्लेट है, और ये जो प्लेट है ये प्लेट घूम रही है। ये जो प्लेट है, हालांकि अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूं, आप चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। ये कोई प्लेट है, ये जो प्लेट है ये घूम रही है, तेज तेज घूम रही है, और आप इस प्लेट के सेंटर पे खड़े हुए हो। आप इस प्लेट के सेंटर पे खड़े हुए हो और आपको कोई बोले कि इस ए पॉइंट पे आपको कोई बॉल फेंकनी है। जब आप ए पॉइंट पे बॉल को फेंकोगे तो जितनी देर में आपकी बॉल इस ए पॉइंट तक जाएगी उतनी देर में ये जो ए पॉइंट है ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, बिकॉज ये जो प्लेट है ये घूम रही है और ये जो ए पॉइंट है ये लगभग यहां पे आ जाएगा। तो या तो आपकी बॉल आपको ऐसे नजर आती हुई दिखाई देगी, या फिर आपकी जो वो बॉल है वो ए पॉइंट पे नहीं जा रही है, वो किसी दूसरे पॉइंट ए डैश पे जा रही है, जो कि रोटेशन के बाद अब यहां तक आ गया है। तो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। देखो, इमेजिन कर लोगे तो थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर इमेजिन नहीं कर पाओगे तो जैसे दुनिया भर के बच्चे कोरियोलिस फोर्स को रट रहे हैं वैसे आपको भी रटना पड़ेगा। बाकी सिंपल तौर पर अगर बात करें तो ये जो हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, इस रोटेशन की वजह से जो विंड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, उस डिफ्लेक्शन को ही क्या बुलाया जा रहा है? कोरियोलिस फोर्स बुलाया जा रहा है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब ये जो कोरियोलिस फोर्स है, इस कोरियोलिस फोर्स को डिस्कवर कब किया गया? 1884 में डिस्कवर किया गया। 1884 में एक जीजे कोरियोलिस नाम के फ्रांस के फिजिसिस्ट हुए, उन्होंने सबसे पहली बार कोरियोलिस फोर्स को डिस्क्राइब किया और यह भी बता दिया कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है इसकी वजह से जो विंड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो विंड है वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। तो क्या कहा जा रहा है कि ये कोई हाई प्रेशर है और ये कोई लो प्रेशर है, और विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। अगर नॉर्मल सिचुएशन हो, कोरियोलिस फोर्स ना हो, तो ये जो विंड है ये सीधी सीधी चली जाएगी। लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होगा? ये जो विंड है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, थोड़ा सा राइट में घूम जाएगी। और सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, मान लेते हैं कि ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता तो ये जो विंड है ये विंड सीधी सीधी चली जाती, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो विंड है ये लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में घूम जाती है। देखो, दो तीन चीजें, एक तो ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये विंड की स्पीड को अफेक्ट नहीं करता है, हालांकि स्पीड से इसका रिलेशन है, अभी हम देखेंगे, लेकिन विंड की स्पीड को अफेक्ट नहीं करता है, ये विंड की डायरेक्शन को अफेक्ट करता है। दूसरा, ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये बेसिकली स्यूडो फोर्स है। और तीसरा, ये जो कोरियोलिस फोर्स है इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है,
और सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। होपफुली आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, इसके बाद ये जो कोरियोलिस फोर्स है, ये जो कोरियोलिस फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड। जितना ज्यादा एंगल ऑफ लैटिट्यूड होगा उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स देखने को मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इक्वेटर पे ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये एकदम जीरो होगा, बिकॉज ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये एंगल ऑफ लैटिट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एंगल ऑफ लैटिट्यूड होगा उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स देखने को मिलेगा। इक्वेटर पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड जीरो है तो कोरियोलिस फोर्स भी कितना होता है? जीरो होता है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ये जो कोरियोलिस फोर्स है इसका इफेक्ट भी इंक्रीज होता जाता है। और पोल्स पे ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, मैक्सिमम देखने को मिलता है। अच्छा, इसको भी आप थोड़ा सा समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? वही प्लेट इमेजिन करो कि ये कोई प्लेट है और ये जो प्लेट है ये घूम रही है, ये जो प्लेट है ये घूम रही है। लेकिन इस प्लेट में इमेजिन करो कि जो सेंटर पॉइंट है ये अर्थ का पोल है। ये जो सेंटर पॉइंट है ये अर्थ का पोल है और ये जो इस प्लेट की पेरीफेरी है ये अर्थ का इक्वेटर है। ये प्लेट घूम रही है। अब इमेजिन करो कि अगर आप इक्वेटर के ऊपर खड़े हो, आप यहां पे कहीं पे खड़े हुए हो और आपको बोला जाए कि आपको कोई चीज फेंकनी है इस सेंटर तक, इस पोल तक। आप भी घूम रहे हो, प्लेट भी घूम रही है। इस पोल को टारगेट करना आपके लिए रिलेटिवली इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? रिलेटिवली इजी होगा। आप भी घूम रहे हो, प्लेट भी घूम रही है, विच मीन्स कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ही जगह पर खड़े हो और ये जो पोल है ये तो स्टेबल है ही, तो इसको टारगेट करना आपके लिए बेहद इजी होगा। पोल नहीं घूम रहा है। लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए, अगर उल्टा कर दिया जाए कि आपको पोल के ऊपर खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि इक्वेटर के ऊपर ये जो ए पॉइंट है यहां पे आपको बॉल फेंकनी है। अब ये तो प्लेट घूम रही है, आप पोल के ऊपर खड़े हो, आप रिलेटिवली स्टेबल जगह पे खड़े हुए हो, लेकिन ये जो इक्वेटर है, ये जो पेरीफेरी है ये घूम रही है। तो होगा क्या कि जितनी देर में आप बॉल को ए तक फेंकोगे, ये बॉल ए पॉइंट तक पहुंचेगी, उतनी देर में ये जो ए पॉइंट है ये थोड़ा आगे चला जाएगा, ये थोड़ा आगे निकल जाएगा। ये जो ए पॉइंट है ये ए पॉइंट यहां पे आ जाएगा और इस ए पॉइंट की जगह पे पहले जहां पे ए पॉइंट था वहां पे हो सकता है कोई ए डैश पॉइंट आ जाए। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी कि आप पोल के ऊपर खड़े हुए हो और इक्वेटर पेरीफेरी पे है, तो फिर आपके लिए इस ए पॉइंट तक बॉल को फेंकना रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा। और इससे आप समझ सकते हो कि इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स है वो जीरो देखने को मिलता है। अब कोई चीज है जो कि इक्वेटर पे ही घूम रही है, ऐसे ऐसे घूमती जा रही है, तो उस पर कोरियोलिस फोर्स लगेगा क्या? आप जब इक्वेटर पे ही खड़े हुए थे तो उस घूमने का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, कोरियोलिस फोर्स आपके ऊपर नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही आप इक्वेटर से दूर आ गए, पोल्स पे आ गए, तो जो कोरियोलिस फोर्स है उसका अफेक्ट आपको महसूस हो रहा है, उसकी वजह से आपको डिफ्लेक्शन का पता चल रहा है। तो पोल्स पे ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये मैक्सिमम होता है। देखो, अगर आप ये इमेजिन कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज जैसे बाकी बच्चे रट रहे हैं वैसे रट के रखो कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। और इस वजह से इक्वेटर पे ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है ये जीरो होता है और पोल्स पे मैक्सिमम होता है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ हम जब जाते हैं तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो इंक्रीज होता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, कोरियोलिस फोर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेलोसिटी इंटू एंगुलर वेलोसिटी इंटू साइन थीटा। लेकिन उतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम जाएंगे नहीं। साइन थीटा इक्वेटर पे, थीटा इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो मैथमेटिकली भी ये जो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स होता है ये जीरो आ जाता है। लेकिन उतना हमें पीएचडी नहीं करनी है, आपको तो बेसिक 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो ये याद रखो कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो विंड की स्पीड को अफेक्ट नहीं करता है। कोरियोलिस फोर्स जो है वो सिर्फ विंड की डायरेक्शन को अफेक्ट करता है। कोरियोलिस फोर्स एक स्यूडो फोर्स है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। अच्छा, सिर्फ विंड ही नहीं, जितनी भी मूविंग चीजें होती हैं जैसे वाटर है, वाटर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से वाटर और विंड लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये बेसिक सिंपल तौर पे चीज़ों को याद रखो। फिर इसके अलावा ये याद रखो कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ लैटिट्यूड होगा उतना ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स देखने को मिलेगा। इक्वेटर पे ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है ये जीरो होता है, और इक्वेटर से पोल्स की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये इंक्रीज होता जाता है, और पोल्स पे मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये जो कोरियोलिस फोर्स है, ये कोरियोलिस फोर्स जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर लगता है। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा समझो। ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर लगता है, और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है ये आइसोबार के परपेंडिकुलर लगता है। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है ये आइसोबार के परपेंडिकुलर लगता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, दो आइसोबार्स हैं, मान लेते हैं कि ये हाई प्रेशर वाला आइसोबार है और ये लो प्रेशर वाला आइसोबार है। ये जो है ये हाई प्रेशर वाला आइसोबार है और ये लो प्रेशर वाला आइसोबार है। तो विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी। विंड जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी। मतलब जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो आइसोबार के परपेंडिकुलर लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। और ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर लगता है। इसको भी थोड़ा सा समझो। देखो, विंड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और विंड जो है इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। तो इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो कोरियोलिस फोर्स है इस विंड को इस डायरेक्शन में खींचेगा, राइट डायरेक्शन में खींचेगा। तो ये जो कोरियोलिस फोर्स है, हालांकि कहने में ये आता है कि जो कोरियोलिस फोर्स है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये विंड के परपेंडिकुलर लग रहा है। विंड इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस विंड को ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये थोड़ा सा राइट में खींच रहा है, और ये जो विंड है ये अल्टीमेटली कुछ इस तरीके से फ्लो करने लगेगी। लेकिन कोरियोलिस फोर्स तो अभी भी लगेगा। अगर विंड में इनफ स्पीड होगी तो ये जो विंड है इसको कोरियोलिस फोर्स और ज्यादा इस तरफ खींचेगा। तो इस विंड के दोबारा से 90 डिग्री में कोरियोलिस फोर्स लगेगा और इस विंड को और थोड़ा सा इधर खींचेगा। मान लेते हैं विंड अब ऐसे फ्लो करने लग गई। अगर विंड में अभी भी स्पीड है तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो अब इस विंड के 90 डिग्री पे लगेगा और इस विंड को और ज्यादा इधर खींचेगा, और विंड हो सकता है और ज्यादा खींचने के बाद कुछ इस तरीके से फ्लो करने लग जाए और ऑलमोस्ट पैरेलल टू द आइसोबार फ्लो करने लग जाए। तो ये कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है कि कहने में तो ये आता है कि जो कोरियोलिस फोर्स है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन एक्चुअल में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये विंड के परपेंडिकुलर लगता है। विंड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है, राइट डायरेक्शन में खींचता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, जितना हाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतनी ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और जितना ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो ये भी एक नई चीज ऐड हो गई कि जितनी ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जितनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से। देखो, ये बहुत ही ज्यादा हौच-पौच हो गया है। इन सारी चीजों को एक जगह पे और सिंपल तौर पे क्लब करते हैं। एक बात तो क्या है कि ये जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। इस रोटेशन की वजह से जो विंड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है उसी को एक तरीके से क्या बुला देते हैं? कोरियोलिस फोर्स बुला देते हैं। ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये विंड की स्पीड को इफेक्ट नहीं करता है। ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये सिर्फ विंड की डायरेक्शन को चेंज करता है, विंड को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करता है। ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये विंड को
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। ये जो कोरियोलिस फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड। और इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो जीरो होता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये इंक्रीज होता जाता है और पोल्स पे कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम देखने को मिलता है। ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है ये आइसोबार्स के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहां पे हमने ये भी देखा कि कहने में तो ये आता है कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये विंड के परपेंडिकुलर लगता है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से जो विंड जनरेट हुई, जो विंड जा रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उस विंड के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ये कोरियोलिस फोर्स लगता है। ये कोरियोलिस फोर्स उस विंड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करता है, राइट डायरेक्शन में खींचता है। अगर विंड में अभी भी स्पीड है तो ये जो कोरियोलिस फोर्स है अब इस विंड के 90 डिग्री पे लगेगा, अब इस विंड के 90 डिग्री पे लगेगा और इस विंड को और ज्यादा राइट डायरेक्शन में खींचेगा। अभी भी अगर इस विंड में स्पीड है तो जो कोरियोलिस फोर्स है अब इस विंड के 90 डिग्री पे लगेगा और इस विंड को और ज्यादा हो सकता है राइट की तरफ खींचेगा। और लास्ट चीज कि जितनी ज्यादा विंड की वेलोसिटी होती है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, इक्वेटर के ऊपर जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो जीरो होता है। इक्वेटर के ऊपर कोरियोलिस फोर्स कितना होता है? जीरो होता है। और इसलिए ये जो इक्वेटर होता है इस इक्वेटर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को नहीं मिलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में इसी चैप्टर में डिटेल में आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे, और तब हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना ही होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स होना ही होना चाहिए, तभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट होते हैं। और इक्वेटर के ऊपर कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है, कोरियोलिस फोर्स होता ही नहीं है, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो इक्वेटर के ऊपर देखने को नहीं मिलते हैं। 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को नहीं मिलते हैं। देखो, समझ तो हमने इनफ लिया है, अब टेक्स्ट देख लेते हैं कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अभी हमने पढ़ा है ये जो कोरियोलिस फोर्स है इसको डिस्कवर किया, इसको डिस्क्राइब किया एक फ्रांस के फिजिसिस्ट ने। कब? 1884 में। उनका नाम था जीजी कोरियोलिस, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा कोरियोलिस फोर्स। ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये विंड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। विंड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, ये जो डिफ्लेक्शन है ये ज्यादा होगा अगर विंड की वेलोसिटी ज्यादा है। जितनी ज्यादा विंड की वेलोसिटी है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। ये जो कोरियोलिस फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। जितना ज्यादा एंगल ऑफ लैटिट्यूड होगा उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स देखने को मिलेगा, विच मीन्स कि जो कोरियोलिस फोर्स है ये मैक्सिमम होता है पोल्स के ऊपर और ये एब्सेंट होता है, ये जीरो होता है इक्वेटर के ऊपर। ये भी हमें समझ में आता है। फिर इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। कहने में ये आता है कि जो कोरियोलिस फोर्स है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन एक्चुअली ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये विंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है ये आइसोबार के परपेंडिकुलर होता है। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतना ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी, और जितना ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा विंड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बेहद सिंपल सी बातचीत है। As a result of these two forces operating perpendicular to each other in the low pressure areas, the wind blows around it.
ये थोड़ा आगे चल के और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो जीरो होता है। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है, कई बार हमने इसके बारे में बात कर ली है, और इस वजह से इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी अभी अभी पढ़ी हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, फिर इसके बाद बात की गई है प्रेशर एंड विंड के बारे में। प्रेशर और विंड की कहानी क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। लेकिन यहां तक होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। स्पेशली ये जो कोरियोलिस फोर्स के बारे में इतना सारा हौच पौच मटीरियल है, इस हौच पौच मटीरियल को थोड़ा ढंग से, थोड़ा आराम से, थोड़ा इत्मीनान से समझना। इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि भाई आप यहाँ पे खड़े हुए हो और आप किसी चीज को फेंक रहे हो, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से वो जो चीज है वो ऐसे घूमती हुई दिखाई देगी। विंड मूव कर रही है, वो जो विंड है वो डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा इमेजिन करना, थोड़ा सा देखना अपनी लेवल पे कि कैसे हो रहा होगा ये। फिर दूसरा ये समझ में अगर आ जाए कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड। अगर समझ में आ जाए ये वाला एग्जाम्पल कि एक प्लेट है जो कि घूम रही है, उस पे जब आप इक्वेटर पे पेरीफेरी पे खड़े होते हो तो अलग सिचुएशन होती है, और जब सेंटर में खड़े होते हो तो अलग सिचुएशन होती है। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर सिंपल तौर पे याद रखो कि इक्वेटर से पोल की तरफ जब हम जाते हैं तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो इंक्रीज होता है। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है और पोल्स पे मैक्सिमम होता है। फिर इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये तो इंपॉर्टेंट है कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। एक्चुअल में कहने में ये आता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है ये विंड के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ गई तो कोरियोलिस फोर्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी इन जनरल ये है कि कोरियोलिस फोर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस के बच्चे समझते नहीं हैं, बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है ये सब कुछ इमेजिन करना। अगर आप 10 मिनट लगा के इमेजिन कर लोगे, चीज़ों को एक बार दिमाग में बिठा लोगे, तो ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।